नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले पर बात करने जा रहे हैं जिसने कुछ साल पहले भोपाल को, बल्कि कहें तो पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया था। जी। ये है 2025 का सनसनीखेज यौन शोषण और ब्लैकमेल कांड। बिल्कुल, एक बहुत ही परेशान करने वाली घटना थी ये, और इसके कई ऐसे पहलू हैं जो चौंकाते हैं। हाँ, और हमारी आज की जो ये पूरी बातचीत है, इसका आधार है एक दस्तावेज जिसका शीर्षक है भोपाल यौन शोषण और ब्लैकमेल केस 2025। हम उसी के आधार पर बात करेंगे। जी, उसी दस्तावेज से मिली जानकारी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब क्या था, कैसे हुआ। तो हमारा मकसद यही है कि इस दस्तावेज में जो बातें बताई गई हैं उनके जरिए इस पूरे मामले की परतें खोलें। कैसे ये सब शुरू हुआ, कौन लोग शामिल थे इसमें, फिर जांच कैसे आगे बढ़ी और इसके पीछे के जो बड़े मुद्दे हैं वो क्या हैं। सही कहा, ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। मतलब इसमें धोखा है, भरोसे का टूटना है, और एक बहुत ही सुनियोजित, एक प्लान तरीके से बिछाया गया जाल है। जैसा भी आपने कहा, दस्तावेज बताता है कि इसमें पहले प्यार का झांसा दिया गया, फिर नशे का इस्तेमाल हुआ, फिर आपत्तिजनक वीडियोस बनाए गए, उनसे ब्लैकमेल किया गया, और फिर धीरे धीरे एक पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ। और इसके सामाजिक और कानूनी पहलू भी हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दस्तावेज के हिसाब से ये सब कहाँ से शुरू हुआ? शायद कोई कॉलेज? हाँ, भोपाल का एक निजी कॉलेज। वहां की कुछ छात्राओं से ये कहानी शुरू होती है। दस्तावेज बताता है कि उन्हें पहले बहुत चालाकी से प्रेम जाल में फंसाया गया। अच्छा। और जो तरीका इस्तेमाल हुआ वो बहुत ही घिनौना था। मतलब पहले दोस्ती, विश्वास जीतना, और फिर कथित तौर पर नशीली दवाएं देकर उनका यौन शोषण करना। ओह, ये तो भरोसे का पूरी तरह से खून करने जैसा है। बिल्कुल। और बात यही नहीं रुकी। इसके बाद जो हुआ वो शायद सबसे ज्यादा डरावना था, ब्लैकमेलिंग। वो वीडियोस वाली बात है ना? जी। दस्तावेज इस पर जोर देता है कि आरोपियों ने शोषण के दौरान लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बना लिए थे, और फिर उन वीडियोस का इस्तेमाल किया गया होगा धमकाने के लिए। हाँ, वो वीडियो सिर्फ सबूत नहीं थे, वो एक हथियार थे, पीड़ितों को काबू में रखने का, उन्हें चुप कराने का। उन्हें लगातार धमकाया जाता था कि अगर किसी को बताया या उनकी बात नहीं मानी तो ये वीडियो वायरल कर देंगे। ये तो भयानक है। और इससे भी ज्यादा जो परेशान करने वाली बात दस्तावेज में है वो ये कि पीड़ितों को फिर मजबूर किया गया कि वो और लड़कियों को इस जाल में फंसाकर लाएं। क्या मतलब पीड़ितों को ही इस्तेमाल किया गया इस नेटवर्क को और बढ़ाने के लिए? जी, अनजाने में ही सही, पर उन्हें जरिया बना दिया गया। ये किसी ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह लगता है, जैसा आपने कहा। हाँ, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं लगती, फिर ये तो पूरी प्लानिंग लगती है। सही कहा आपने, दस्तावेज भी यही कहता है। ये एक सोची समझी स्टेप बाय स्टेप रणनीति थी। स्रोत में कुछ नाम भी है मुख्य आरोपियों के तौर पर: फरहान खान, साहिल खान, साद, अली अहमद और कुछ और युवक। और ये लोग काम कैसे करते थे? क्या कोई खास तरीका था इनका? से निकलना बहुत मुश्किल था उन लड़कियों के लिए। और ये बात भी सामने आई थी शायद कि आरोपी अलग अलग जगहों से थे, कुछ बाहर के, कुछ लोकल। हाँ, ये जानकारी भी है दस्तावेज में। कुछ आरोपी पश्चिम बंगाल से बताए गए और कुछ स्थानीय यानी भोपाल के ही थे। तो ये गिरोह सिर्फ लोकल नहीं था, बाहर से भी लोग जुड़े थे इसमें। ये तो और भी गंभीर बना देता है मामले को। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी का जो सबसे दुखद पहलू है वो उन लड़कियों और युवतियों से जुड़ा है जो इसका शिकार बनी। उनकी हालत सोचकर भी डर लगता है। हाँ। जानकारी के मुताबिक कम से कम 3 पीड़ितों ने बहुत हिम्मत जुटाकर पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, और इनमें कुछ नाबालिग छात्राएं भी शामिल थी। उनका ये कदम उठाना कितना मुश्किल रहा होगा, सोच सकती हूँ, खासकर जब लगातार धमकियां मिल रही थीं। दस्तावेज क्या कहता है, किस तरह की धमकियां थीं ये धमकियां सिर्फ वीडियो वायरल करने तक ही सीमित नहीं थीं, आरोप और भी गंभीर थे। जैसे? दस्तावेज में जिक्र है कि बलात्कार करने की धमकी दी गई, और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने जैसी बातें भी सामने आईं। ओह, धर्म परिवर्तन? जी, ऐसा दस्तावेज में उल्लेखित है। तो आप सोच सकती हैं कि वो लड़कियां किस भयानक मानसिक दबाव और डर से गुजर रही होंगी। और फिर समाज का डर अलग। हमारे यहाँ तो ऐसी घटनाओं में अक्सर पीड़ित पर ही सवाल उठने लगते हैं। कलंक का डर। निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, गंभीर मानसिक तनाव और समाज में बात फैलने का डर। लेकिन यहाँ ये मानना पड़ेगा, और दस्तावेज भी इशारा करता है कि इतनी मुश्किलों और धमकियों के बावजूद कई पीड़ितों ने गजब का साहस दिखाया। वो आगे आई अपनी बात रखने के लिए। हाँ, ये हिम्मत की बात है। न्याय की लड़ाई में उनका ये कदम बहुत बहुत अहम था। इनके इस साहस के बाद फिर पुलिस और प्रशासन ने क्या किया? मामला सामने आने पर एक्शन हुआ? हाँ, राज्य पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत कार्रवाई की। दस्तावेज बताता है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई गई। एसआईटी? अच्छा। जी, ताकि मामले की गहराई से जांच हो सके।
लेकिन जब इतना सब कुछ इतने ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा था तो एसआईटी के लिए सबूत जुटाना भी तो मुश्किल रहा होगा। दस्तावेज के मुताबिक क्या मिला उन्हें? ये अहम सवाल है। दस्तावेज के अनुसार डिजिटल सबूत बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। डिजिटल सबूत मतलब आरोपियों के मोबाइल फोन्स अच्छा, वो जब्त किए गए और उनमें मौजूद वो वीडियोस सबूत के तौर पर मिले। अच्छा, तो ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी अपराध का हथियार भी बन सकती है और फिर सबूत का जरिया भी। सही बात है। सबूत मिलने के बाद गिरफ्तारियां हुई? हाँ, इन सबूतों के आधार पर कई आरोपी गिरफ्तार हुए, पर दस्तावेज में ये जानकारी भी है कि बाद में कुछ आरोपियों को जमानत मिल गई। जमानत? ओहो, ये तो पीड़ितों के लिए और डराने वाली बात रही होगी। यकीनन उनकी चिंता बड़ी होगी इससे। इस मामले में एक और एक्शन बहुत चर्चा में रहा था, वो बुलडोजर वाली कार्रवाई। हाँ, प्रशासन ने आरोपियों के जो कथित अवैध निर्माण थे उन पर बुलडोजर चलाया। वो क्यों? ये शायद प्रशासन की तरफ से एक कड़ा संदेश देने की कोशिश थी कि ऐसे गंभीर अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसका जिक्र दस्तावेज में भी है। पुलिस जांच के अलावा क्या कोई और एजेंसी भी इसमें शामिल हुई, जैसे महिला आयोग वगैरह? हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ने भी इस मामले का खुद संज्ञान लिया था। दस्तावेज कहता है कि एनसीडब्ल्यू ने अपनी जांच की और एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में क्या था? उस रिपोर्ट में मामले को एक बड़े पैमाने पर संगठित अपराध की तरह देखा गया और साथ ही रिपोर्ट में कथित धर्मांतरण के एंगल का भी जिक्र था। ये रिपोर्ट फिर संबंधित मंत्रियों को सौंपी गई थी। ऐसे जो संवेदनशील मामले होते हैं उनका अक्सर एक सामाजिक और राजनीतिक रंग भी होता है। क्या इस केस में भी ऐसा दिखने को मिला? बिल्कुल, ये मामला भोपाल और मध्य प्रदेश में एक बड़े विवाद का, एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया था। दस्तावेज के अनुसार समाज के कुछ वर्गों ने इसे लव जिहाद के नजरिए से भी देखा। अच्छा, लव जिहाद एंगल भी जुड़ा इससे? जी, ये पहलू काफी चर्चा और विवाद का केंद्र बना। हम यहाँ बस वही बता रहे हैं जो स्रोत में लिखा है, इसमें हमारा कोई अपना पक्ष नहीं है। हाँ, बिल्कुल, हम बस जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, तो राजनीतिक स्तर पर क्या प्रतिक्रिया रही? राजनीतिक स्तर पर भी इसकी काफी गूंज थी। मुख्यमंत्री और राज्य के दूसरे बड़े अधिकारियों ने पब्लिकली इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। ये दिखाता है कि मामला कितना सीरियस माना जा रहा था। और कानूनी तौर पर क्या स्थिति है अभी? मतलब केस कहाँ तक पहुंचा है? दस्तावेज के मुताबिक मामले की सुनवाई जिला अदालत में चल रही है। मतलब कानूनी प्रक्रिया भी जारी है, फाइनल फैसले का इंतजार है और दोषियों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग उठ रही थी। यहां तक कि फांसी की मांग भी की गई थी। अगर हम हाल की डेवलपमेंट्स देखें जो दस्तावेज में बताई गई हैं, तो क्या कुछ नया पता चला है? दस्तावेज इशारा करता है कि आरोपियों के खिलाफ मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो और पीड़ित सामने आ रहे हैं या फिर जांच में कुछ नए तथ्य जुड़ रहे हैं। जांच मतलब अभी भी एक्टिवली चल रही है। लेकिन एक चिंता वाली बात आपने पहले भी कही थी, धमकियां, क्या वो अब भी जारी हैं? दस्तावेज में इस बात का जिक्र है कि धमकियों का सिलसिला थमा नहीं है और ये बहुत गंभीर बात है कि कुछ पीड़ितों ने इन धमकियों के बावजूद गवाही देने की हिम्मत दिखाई है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ये बात भी सामने आई है कि जमानत पर जो आरोपी बाहर आए थे उनमें से कुछ ने कथित तौर पर पीड़ितों या उनके परिवारों को धमकाना जारी रखा। ओह, ये तो न्याय प्रक्रिया पर ही सवाल उठाता है। बिल्कुल, ये पीड़ितों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच दोनों के लिए गंभीर सवाल हैं। और वो बुलडोजर वाली कार्रवाई का जिक्र भी दोबारा आया है दस्तावेज में? हाँ, उसका जिक्र फिर से है, शायद ये दिखाने के लिए कि प्रशासन का रवैया सख्त बना हुआ है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो दस्तावेज एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग ने एक योजना बनाकर कॉलेज की लड़कियों को निशाना बनाया। जी, पहले प्यार का नाटक, फिर नशे का इस्तेमाल, यौन शोषण, फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग और उसके बाद पीड़ितों को ही मजबूर करना कि वो और लड़कियों को इस जाल में लाएं। ये शोषण का एक पूरा चक्र था। बिल्कुल, और इसके जवाब में पुलिस ने एसआईटी बनाई, गिरफ्तारियां की, डिजिटल सबूत इकट्ठे किए, प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन लिया, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच की और जैसा स्रोत कहता है इसे संगठित अपराध और कथित धर्मांतरण से जोड़ा। हाँ, और मामले को लव जिहाद के एंगल से भी देखा गया और केस अभी अदालत में चल रहा है। सही। इस दस्तावेज का जो निचोड़ है वो सिर्फ एक केस स्टडी नहीं है, ये एक चेतावनी भी है शायद। बिल्कुल सही कहा आपने। श्रोती से आज के युवाओं के लिए एक सबक की तरह पेश करता है। ये दिखाता है कि कैसे मासूमियत का फायदा उठाकर नशे और धोखे के जरिए संगठित तरीके से शोषण किया जा सकता है। ये उस काले सच को सामने लाता है
जिसके प्रति सावधान रहने की जरूरत है। वाकई एक गंभीर चेतावनी। और इसी नोट पर हम आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं, लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो सीधे हमारे स्रोत से ही निकला है। जी। जब पीड़ित न्याय के लिए आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि स्रोत में मानसिक तनाव और सामाजिक कलंक का जिक्र है, उन्हें किन अदृश्य सामाजिक और भावनात्मक दीवारों का सामना करना पड़ता है, या फिर इस पर सोचें कि टेक्नोलॉजी जैसे वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देना, इसने ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों को पुराने जमाने के मुकाबले कितना बदल दिया है और शायद ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।